Hello guys, how are you? Once again, all you are welcome to the chemistry world. बेटा इससे पहले मैंने आपको एक लेक्चर दे रखा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड, और उस वीडियो में मैंने बात करी थी आपसे कि फिजिकल और इनऑर्गेनिक के भी वीडियो आएंगे। तो कुछ बच्चों का कमेंट था और पर्सनल मुझे फोन भी आया कि सर आप फिजिकल का कोई भी एक टॉपिक क्या करें, चूज करें। तो अभी क्या है कि लॉकडाउन चल रहे हैं, लॉकडाउन में सारे बच्चे घर पे बैठे हुए हैं, तो उनको बहुत ज्यादा टेंशन अपने बोर्ड की, जो बच्चे 11 से 12 की तरफ जा रहे हैं, और जो बच्चे आईआईटी का भी पेपर देना बच गया है या फिर नीट का जिनका पेपर देना बच गया है, उन सबको एक तरीके से देखते हुए अपने एक मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चूज किया है, जो बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आईआईटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और ये चैप्टर आपको एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 3 में मिलेगा, जिसका नाम है अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक बार मैं देखो स्टार्ट करता हूं। इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आईआईटी में हर साल 1 से 2 क्वेश्चन इससे क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। हर साल 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, और नीट में भी इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बोर्ड में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो तीनों ही सेगमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इजी चैप्टर है। ये इजी क्यों हो जाता है, क्योंकि इसको प्रैक्टिकली अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो प्रैक्टिकली ये चीजें बहुत ही आसान होने वाला है। देखो आप लोग जानते हो कि इलेक्ट्रिसिटी का अगर हम लोग प्रोडक्शन करें, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन, जो भी इलेक्ट्रिसिटी हम लोग यूज करते हैं, तो इन इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कहां से होता है, कहां से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो कुछ तो हम लोग थर्मल पावर प्लांट से करते हैं। तो थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, जहां पे वाटर को क्या किया जाता है, टरबाइन्स पे गिराया जाता है, वहां से प्रोसेस होता है, फिर उसके बाद से थर्मल पावर प्लांट में हम लोग कोल से क्या करते हैं, हीट जनरेट करते हैं, और उस हीट से स्टीम जनरेट होता है, और स्टीम को हम लोग क्या कराते हैं, पास कराते हैं टरबाइन्स में, और जो टरबाइन्स क्या करता है, मैकेनिकली रोटेट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड में जब वो रोटेट करता है तो वहां से इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, जनरेट होती है। तो वहां से जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उसी तरीके से न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता है, जो बड़े एटम्स होते हैं, जो बड़े एलिमेंट्स हैं, उनके बड़े एटम्स हैं, उनको हम लोग फ्यूज करते हैं, उनको हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, और वहां से न्यूक्लियर एनर्जी, जहां से बहुत ही ज्यादा अमाउंट में हीट क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, और उस हीट को फिर से हम लोग टरबाइन में, ठीक है, उससे स्टीम को हम लोग टरबाइन में डालते हैं, और वहां से फिर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो ये तो एक अलग सेगमेंट है। लेकिन जो सबसे आसान मेथड है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का, जहां कोई भी मैकेनिकल वर्क ना करना पड़े, वह सबसे आसान मेथड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझो, हम लोग मोबाइल में जो बैटरी यूज करते हैं, वहां किसी भी प्रकार का कोई भी टरबाइन नहीं रोटेट करता है। जो हम लोग अपने वॉच में, जो अपने घड़ी में हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा सेल यूज करते हैं, ठीक है, बैटरी जो यूज करते हैं, वहां भी कोई मैकेनिकल वर्क नहीं होता है। जो इन्वर्टर की बैटरी है हमारी, उसमें भी कोई भी किसी भी तरह का मैकेनिकल वर्क नहीं हो रहा है। तो ये जो सारे बैटरीज के बारे में जहां मैकेनिकल वर्क नहीं होता है और बहुत ही इजिली वहां से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उन सारी चीजों के बारे में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो चैप्टर है बहुत ही इजी चैप्टर है, इसको ध्यान से समझेंगे। अगर आपसे बोला जाए कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इट इज द branch of chemistry in which we deals about a relation between chemical and इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये एक सिंपल सा केमिस्ट्री के एक छोटा सा ब्रांच है, जिसमें हम लोग केमिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रिलेशन को पढ़ेंगे। यानी केमिकल एनर्जी कैसे इलेक्ट्रिकल में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे केमिकल एनर्जी में क्या हो सकती है, कन्वर्ट हो सकती है। तो इसके बारे में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत ही सिंपल चैप्टर है, लेकिन ध्यान से पढ़ना होगा। इसमें साइन कन्वेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और इसके छोटे छोटे जो टर्मिनोलॉजी हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। अब देखो, बात जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की हम कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं
कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, ध्यान से समझो इस बात को। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है? इट इज द डिवाइस which converts electrical energy into chemical energy and chemical energy into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ध्यान से समझना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा डिवाइस होगा, ऐसा सेल है ये, जिसमें केमिकल एनर्जी को भी हम इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं और इलेक्ट्रिकल को भी हम लोग केमिकल एनर्जी में क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल वे में इसको समझना है कि इलेक्ट्रिकल को केमिकल और केमिकल को इलेक्ट्रिकल, ये एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो एनर्जी क्या होता है, एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, वो किस डिवाइस से होगा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से होगा। अब देखो बेटा, ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मैं लिख रहा हूं कि दो तरीके का, बहुत तरह के हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यहां पे पढ़ेंगे, लेकिन बेसिकली ये दो तरीके का होगा। फर्स्ट को हम लोग बोलते हैं गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, या फिर इसी को अपन बोलते हैं वोलेटिक सेल, इसे डैनियल सेल भी हम लोग बोलेंगे। ठीक है, तो एक तो होगा आपका गैल्वेनिक सेल, वोलेटिक सेल, और दूसरा जो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, जिसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। दूसरे को अपन क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब देखो, गैल्वेनिक सेल और वोलेटिक सेल में क्या होगा? इसमें जो केमिकल एनर्जी होगा, ये कन्वर्ट होगा आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो जो केमिकल एनर्जी होगा वो कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और उसी के साथ साथ जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होगा, इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगा केमिकल एनर्जी। तो ये दोनों बात आपको ध्यान से समझना है कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होगा गैल्वेनिक सेल में, और जब कभी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो फिर उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पढ़ेंगे। और जो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसके कुछ एग्जांपल मैं लिख देता हूं, जिसे हम लोग पढ़ेंगे डैनियल सेल। ठीक है, फिर अपन पढ़ेंगे इसमें ही फ्यूल सेल, फिर हम लोग पढ़ेंगे लेड स्टोरेज बैटरी, फिर हम लोग पढ़ेंगे इसमें ड्राई सेल, और भी है, दो तीन और भी हैं, कंसंट्रेशन सेल भी हम लोग पढ़ेंगे केमिकल सेल में। तो बहुत सारे टॉपिक्स इसमें होंगे। तो बेसिकली हम लोग वन बाय वन करके समझेंगे कि गैल्वेनिक सेल किसे बोलेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलेंगे, गैल्वेनिक सेल में क्या क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम लोग कैसे क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का फंक्शन क्या होता है, उसका जनरेशन क्या होता है, उसको कैसे कैसे हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ देर के लिए आप क्या करेंगे, वीडियो को रोक के पहले नोट करते हुए जाएंगे। मैं हर एक वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपको बताता हूं कि मेक श्योर आपके पास पेन और नोटबुक होना चाहिए, क्योंकि देखो आप बिल्कुल भी मूवी की तरह देखोगे, कुछ समय बाद बिल्कुल भूल जाने वाला है आपको। तो आप पहले नोट बनाते जाओगे कि अच्छे से नोट्स बन जाए, और फिर जब भी आप टेक्स्ट बुक या फिर कोई भी और नोट्स पढ़ते हो तो हमारे नोट्स को साथ में पढ़ोगे, तो उससे आपको हेल्पफुल होगा चैप्टर को समझने में। ठीक है, तो आप वीडियो को रोक के क्या करो, इसको नोट करो।
देखो बेटा, मैं इसे हटा देता हूं। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि मैं बात कर रहा हूं कि केमिकल रिएक्शन से एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, तो यहां पे हम ध्यान रखेंगे कि जो रिडॉक्स रिएक्शन होगा, यहां पे क्या होने वाला है, रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन हो एंड रिडक्शन दोनों। तो रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही होता है। तो जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है तो इसमें क्या क्या चीजें होंगी, इसे और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो जब कभी भी रिडॉक्स रिएक्शन या फिर कोई भी रिएक्शन होता है तो अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स, जब हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो यहां पे जो रिएक्शन होगा, जब रिएक्शन प्रोसीड करता है तो जो यूजफुल वर्क डन होता है वो डेल्टा जी होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी। तो ये जो गिब्स फ्री एनर्जी होगा, ये गिब्स फ्री एनर्जी हमेशा क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, जिसे हम लोग यूजफुल वर्क डन बोलते हैं। तो अगर कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो उसमें गिब्स फ्री एनर्जी रिलीज होती है। तो जब गिब्स फ्री एनर्जी रिलीज होती है तो उसी एनर्जी को हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करने वाले हैं, कन्वर्ट करने वाले हैं। अब मैं आपको यहां पे बताता हूं, यहां पे हम लोग जो रिडॉक्स है, ये जो रिडॉक्स है, रिडॉक्स रिएक्शन, इसको हम लोग दो पार्ट में क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, केवल इस चैप्टर में, ठीक है ना। अब रिडॉक्स चैप्टर की बात मत करना, उसको एक अलग सा चैप्टर में बनाऊंगा, ठीक है। तो रिडॉक्स में यहाँ पे दो तरह का रिडॉक्स रिएक्शन हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, एक को बोलेंगे डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन और दूसरे को बोलेंगे इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। एक को बोलते हैं अपन डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन और दूसरे को अपन बोलेंगे इनडायरेक्ट रिडक्शन। तो देखिए, सॉरी रिडॉक्स है ये। तो डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होगा कि व्हेन ऑक्सीडेंट and reductant both are connect directly with each other। जब कभी भी जो ऑक्सीडेंट हो और जो रिडक्टेंट हो, तो ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट जब दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो, डायरेक्ट कनेक्ट हो, एक दूसरे के साथ डायरेक्ट रिलेशन में हो, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। तो ध्यान से समझो, जस्ट सपोज करो कि मेरे पास एक ऐसा बीकर है और इस बीकर में मैंने एक जिंक रॉड ले लिया है और इस जिंक रॉड में अंदर एक मैंने इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है और इस इलेक्ट्रोलाइट को मैं बोल दूं ये जो है आपका कॉपर सल्फेट है, दिस इज द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड दिस इज द व्हाट, दिस इज द जिंक रॉड। जिंक रॉड मैंने लिया और देखो इस ध्यान से समझते हैं, पहले एक को समझते हैं फिर दूसरे को हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि जो ये Cu+2 आयन होगा, तो ये आपका हो गया सॉल्यूशन। तो जो ये सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में कॉपर किस फॉर्म में होगा, Cu+2 आयन में, और जो रॉड हमने लगाया है जिंक का, ये किस फॉर्म में होगा, जिंक सॉलिड के फॉर्म में होगा। तो इस केस में क्या होता है कि जिंक क्या करेगा कि Zn2+ में जाता है, उसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। जिंक सॉलिड से जिंक एक्वस फॉर्म में जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज करेगा, और फिर जो कॉपर Cu+2 आयन है एक्वस मीडिया में, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और फिर ये क्या करेगा, कॉपर सॉलिड फॉर्म करेगा।
ये कॉपर सॉलिड क्या करेगा, फॉर्म करेगा। तो इस केस में हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो जिंक है ये लिबरेट हो रहा है, लिबरेट हो रहा है, और बोलेंगे कि जो कॉपर है Cu+2 आयन, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कॉपर, इन द फॉर्म ऑफ कॉपर सॉलिड डिपॉजिटेड एट जिंक रॉड। जिंक रॉड पे क्या होगा, डिपॉजिट होता जाएगा, यहां से इसमें से ये कॉपर क्या होगा, इस पे जाके डिपॉजिट होगा, और ये जो रॉड है यहां से जिंक क्या होगा, इस सॉल्यूशन में आएगा। दोनों चीजें हो रही हैं यहाँ पे। तो अब यहां से समझना है हमको कि ये डायरेक्ट रिलेशन में है। देखो जिंक को मैंने डायरेक्ट क्या किया है, कॉपर Cu+2 आयन के कनेक्शन में रखा है, तो जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोल रहे हैं। और ये रिडॉक्स क्या है, डायरेक्ट है, क्योंकि जो ऑक्सीडेंट है और जो रिडक्टेंट है दोनों एक साथ है। अब कई बच्चों को ये कंफ्यूजन आ रहा होगा कि सर आपने ऑक्सीडेंट लिखा है और रिडक्टेंट लिखा है, तो ऑक्सीडेंट किसे बोलते हैं और रिडक्टेंट किसे बोलते हैं। तो देखो ऑक्सीडेंट किसे बोलेंगे और रिडक्टेंट किसे बोलेंगे। देखो ये जो Cu+2 आयन है, Cu2+ आयन है, ये क्या कर रहा है, जिंक को ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसके वजह से ये रिड्यूस हो रहा है, इसके वजह से जिंक क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिसे अपन क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेंट। ये क्या हो गया, ऑक्सीडेंट। और जिंक की वजह से कॉपर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो जिंक क्या हो गया, रिडक्टेंट। ठीक है, इतनी बात तो आपको समझ में आ रही होगी। अब देखो यहां पे क्या समझना है कि जो ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट जब दोनों एक साथ कनेक्ट होते हैं तो इस केस में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती, इस केस में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती है। क्यों नहीं होगा, इसके पीछे क्या रीजन है, इसको समझते हैं। तो इसको आप लोग वीडियो को रोक के तुरंत क्या करेंगे, नोट भी करेंगे। जगह के लिए मैं थोड़ा इसे क्या करता हूं, साफ कर देता हूं। ठीक है, मैं इधर से ये चीजें हटाता हूं। देखिए ध्यान से समझना है इस चीज को कि क्यों यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन तो हो रहा है यहाँ पे, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं हो रही है। क्यों, इसके पीछे रीजन क्या है, देखो ध्यान से समझो। यहाँ पे जिंक 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ले रहा है एक रिडॉक्स रिएक्शन में, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है डायरेक्टली क्या हो रहा है, जिंक से कॉपर में क्या हो रहा है, ऐड हो जा रहा है। जिंक से जैसे रिलीज हुआ उस सॉल्यूशन में, उस सॉल्यूशन में कॉपर ने क्या किया, अपने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और फिर इस रॉड पे डिपॉजिट हो गए। तो यहाँ पे जो डेल्टा जी है, डेल्टा जी यहाँ पे नेगेटिव तो होगा, डेल्टा जी यहाँ भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। और किसी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो डेल्टा जी जब कभी भी नेगेटिव होगा तो इट मींस वो रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है। ये थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने पढ़ा है क्लास 11th में। तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो यहाँ पे जो भी एनर्जी रिलीज होती है, जो एनर्जी क्या होगी, एनर्जी रिलीज हो रहा है, ये एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज हो रहा है, इन द फॉर्म ऑफ हीट। यहां से एनर्जी क्या हो रहा है, हीट के फॉर्म में रिलीज हो रहा है। तो जब हीट के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा तो फिर ये रिएक्शन क्या होने वाला है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो आपको डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन में ये बातें याद रखनी होगी कि जब भी कहीं भी डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन हो तो डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन में डेल्टा जी नेगेटिव होता है, वहां से हीट प्रोड्यूस होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करने के लिए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना चाहिए। अगर कहीं भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो मेटेलिक वायर के थ्रू या फिर किसी भी थ्रू इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होता है तो वहां से करंट जनरेट नहीं हो सकता है। तो करंट जनरेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराना पड़ेगा। तो यहाँ तो देख रहा हूं ना, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर रहा है, बस एनर्जी क्या हो रही है, डायरेक्ट इस रिडॉक्स रिएक्शन से रिलीज हो रही है इन द फॉर्म ऑफ द यूजफुल वर्क प्रोडक्ट डेल्टा जी नेगेटिव। और ये एनर्जी क्या हो रही है, लॉस हो रही है, उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल रहे हैं। अब इनडायरेक्ट रिडॉक्स की बात करें कि इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन क्या होगा, तो इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन में आपको टर्मिनोलॉजी से समझ में आ रहा होगा कि डायरेक्ट का मतलब दोनों ऑक्सीडेंट रिडक्टेंस एक साथ क्या है, लगे हुए। लेकिन जब कभी भी ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट दोनों डायरेक्ट एक साथ न हो, उनको किसी मेथड से हम दोनों को क्या करें, सेपरेट करें और फिर रिडॉक्स रिएक्शन कराएं, तो उस केस में इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं। उस केस में क्या होगा, इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन होगा। तो इसको नोट करेंगे, फिर मैं आगे इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन आपको क्या करता हूं, बताता हूं।
इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन क्या होगा, देखिए मैं थोड़ा सा पहले आपको डायग्राम बनाता हूं। डायग्राम तो मेरा उतना अच्छा है नहीं, फिर भी मैं कोशिश करता हूं। ये देखो मैंने कोई बीकर ले लिया, ठीक है, बड़ा सा एक बीकर ले लिया और उसमें एक तरफ मैंने 1 मीटर का रॉड रख दिया और इसको इसके ही सॉल्ट सॉल्यूशन में मैंने क्या किया है, डिजॉल्व कर दिया। और इसी तरीके से दूसरे तरफ भी मैंने 1 मीटर का रॉड रख लिया और इसको भी हमने उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में डिजॉल्व कर दिया और इस दोनों को एक्सटर्नली एक सर्किट से हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, ठीक है। और इन दोनों को मैंने ऐसे क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, ठीक है। आगे चल के इस सेपरेशन को हम लोग सॉल्ट ब्रिज के नाम से पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि अपने पास क्या है, जिंक रॉड ही है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि अपना कॉपर रॉड, ठीक है। और ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन आपका ZnSO4 का है और ये जो सॉल्यूशन आपको दिखाई दे रहा है ये आपका कॉपर सल्फेट का है। तो इसमें भी रिडॉक्स रिएक्शन होगा, इसमें भी रिडॉक्स रिएक्शन होगा। तो जब देखिए अभी आपको मालूम था कि जिंक क्या करता है, जिंक कन्वर्ट होता है Zn2+ आयन इन द फॉर्म ऑफ एक्वस, सॉलिड से एक्वस फॉर्म में आता है। तो यहां से ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिलीज करेगा। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज करता है तो फिर इसी तरीके से ये जो कॉपर होगा, ठीक है, Cu2+ आयन ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा जो एक्वस मीडियम यहाँ पे है, यहाँ पे सॉल्यूशन में जो Cu2+ है, और फिर ये क्या करेगा कि कॉपर सॉलिड में जाके डिपॉजिट होता जाएगा। तो यहां से जिंक क्या किया, अपने 2 इलेक्ट्रॉन को दिया और ये 2 इलेक्ट्रॉन फ्लो किया और फ्लो करके यहां आया, ठीक है। तो अगर मैं ओवरऑल इसकी बात करूं, ओवरऑल रिएक्शन की, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, जिंक सॉलिड होगा, जिंक सॉलिड प्लस Cu2+ एक्वस, और ये कन्वर्ट हो रहा है कॉपर सॉलिड में, और ये जो कॉपर सॉलिड और फिर ये हो रहा है आपका Zn2+ आयन एक्वस, और 2 इलेक्ट्रॉन दोनों में क्या है, नेट ट्रांसफर है। तो नेट ट्रांसफर होने की वजह से ये क्या करेंगे, ओवरऑल रिएक्शन ऐसा होगा। अब देखो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है जिंक रॉड से इधर की तरफ। तो जिंक रॉड से यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, तो ये नेगेटिव टर्मिनल होगा, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, एनोड बोलते हैं, जिसे अपन क्या बोलेंगे, एनोड बोलेंगे। एंड फिर आगे देखिए यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल होगा, जिसे हम लोग कैथोड बोलेंगे, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, कैथोड बोलेंगे। तो अब देखो यहाँ पे डेल्टा जी अगर आपको फाइंड करना हो किसी रिएक्शन का, तो क्या होता है, समेशन ऑफ डेल्टा जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ जी ऑफ रिएक्टेंट। डेल्टा जी अगर हमको क्या करना है, निकालना है। तो अब इस रिएक्शन से हम डेल्टा जी निकालने की कोशिश करें, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में क्या है अपने पास ये है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेल्टा जी ऑफ कॉपर सॉलिड प्लस Zn2+ आयन एक्वस माइनस ये आपका प्रोडक्ट का हो गया। फिर रिएक्टेंट का हम लोग ऐसे लिख लेंगे, डेल्टा जी ऑफ जिंक सॉलिड प्लस डेल्टा जी ऑफ Cu2+ एक्वस, ठीक है ना। तो यहां से डेल्टा जी निकालते हैं। तो जब यहां से निकालेंगे तो डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव होगा, और जब ये डेल्टा जी क्या होता है, नेगेटिव होगा, तो ये यूजफुल वर्क डन क्या होता है, यहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, यहां से इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। अब देखो
तो जो इलेक्ट्रिकल वर्क होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क, ठीक है, इलेक्ट्रिकल वर्क अगर हमें निकालना हो तो इलेक्ट्रिकल वर्क क्या निकालते हैं हम लोग, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो बस यहाँ पे जानना है इलेक्ट्रिकल वर्क इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां से जब हम निकालेंगे तो ये क्या होने वाला है, चार्ज हो जाएगा एन एफ और पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग मान लेते हैं ई। तो क्या हो जाएगा एन एफ ई, और डेल्टा जी हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो डेल्टा जी नेगेटिव इक्वल टू एन एफ ई। अब देखो बहुत बच्चों को क्लियर नहीं हो रहा था सर एन क्या है एफ क्या है। देखो बेटा एफ को हम लोग बोलते हैं फैराडे, ये फैराडे कांस्टेंट है। और फैराडे कांस्टेंट क्या होता है कि ये होता है आपका 1 मोल चार्ज की वैल्यू। 1 मोल चार्ज की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो 1 मोल कितना होता है 6.22 इंटू 10 टू पावर 23, 1 मोल इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसका चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19। तो इसकी वैल्यू आप निकालोगे तो अप्रॉक्स कितना आएगा 96500 कूलम्ब आता है, ठीक है ना। तो ये आपका निकल के आएगा। और n मैंने जो निकाला है तो n को ये 1 मोल के लिए निकाल दिया, तो n यहां से क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। जितने भी इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर होते हैं n की जगह रख देंगे और ये क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो ऐसे आप क्लियर करके इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं हम लोग, प्रोड्यूस करते हैं। और कुछ बातें आपको ध्यान रखना है, अगर डेल्टा जी नेगेटिव होना है यानी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होना है तो ई क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ध्यान दो कि ई जब पॉजिटिव होगा तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। अगर आपका ई नेगेटिव तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये किसके लिए है बेटा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए, और ये किसके लिए है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए। और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती है। जब नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा तो हमें एक्सटर्नल उसे इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी कि वो रिएक्शन क्या हो, प्रोसीड करे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। तो पहले आप समझ लो रिडॉक्स रिएक्शन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो जो पूरा ये चैप्टर है इसमें हम डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन नहीं पढ़ने वाले हैं। जनरली जितने भी सेल्स हैं उसमें क्या होगा, इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन होगा। और इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, और वो कैसे कैसे होगा और भी क्या क्या बातें हैं इसको हम लोग आगे क्या करेंगे, सीखेंगे। तो अभी से फिलहाल आप लोग क्या करें, वीडियो को रोक के तुरंत नोट करें। देखो इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन अपना हो गया, तो अब इसके आगे इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन को तो हम लोग बार बार लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि सारे रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में ही हमें पढ़ना है। तो अब ध्यान से समझेंगे, हम लोग एक सेल के बारे में स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में मैंने आपको बताया था ना, गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टिक सेल, ठीक है। तो उस सेल्स के बारे में हम लोग पढ़ना क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ध्यान से समझना, यहाँ से आपका चैप्टर बिल्कुल ही क्या होता है, स्टार्ट होता है। अब देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं गैल्वेनिक सेल, या फिर इसे हम लोग बोलते हैं वोलेटिक सेल, या फिर इसे हम लोग पढ़ रहे हैं डैनियल सेल, ठीक है। तो देखो ये जो गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल, डैनियल सेल है, इसके 3 कंपोनेंट होते हैं। इसके बेसिकली 3 कंपोनेंट होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। दूसरे को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन हाफ सेल, और जो तीसरा कंपोनेंट होगा इसे हम लोग शॉर्ट ब्रिज के नाम से जानते हैं।
देखो 3 चीजें पढ़ना है हमें, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल और सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। और ध्यान रखेंगे कलेक्टिवली ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल को ही हम लोग रिडॉक्स कपल बोलते हैं। तो रिडॉक्स कपल हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ सेल। एनसीईआरटी में लाइन दी हुई है तो आप पढ़ लेंगे कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिडॉक्स कपल बोलते हैं, और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ सेल बोलते हैं। तो जब दो हाफ सेल को एक सॉल्ट ब्रिज के थ्रू क्या करते हैं हम लोग, कनेक्ट करते हैं, तो एक पूरा सेल बनता है। सेल का मैं कंस्ट्रक्शन भी आपको सिखाऊंगा, एनोड कैसे पहचानेंगे उसे हम लोग सिखाएंगे कि कैसे कैसे आप एनोड में कैसे नेगेटिव पॉजिटिव कहाँ ऑक्सीडेशन होगा, सारी चीजों को। लेकिन पहले थोड़ी थोड़ी चीजों को हम लोग बेसिक चीजों को समझ लेते हैं। देखो अब देखो इसमें बार बार बात आती है इलेक्ट्रोड की। इलेक्ट्रोड क्या होता है, बार बार ये आपसे बात करी जाएगी, इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड। तो ये सबसे पहले समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोड क्या होता है। देखो इन चीजों में समझ लेना है कि बच्चे पूरा चैप्टर पढ़ जाते हैं लेकिन छोटे छोटे जो टर्मिनोलॉजी है उनको नहीं समझ पाते। तो जब ये छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर आप इस चैप्टर को नहीं समझ पाओगे। तो सबसे पहले समझो इलेक्ट्रोड क्या होता है। इलेक्ट्रोड को जनरली बता दिया जाता है कि जब मेटल को मेटल आयन के सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसे हम लोग इलेक्ट्रोड बोलते हैं। लेकिन ये तो आप लोग समझ लिए, लेकिन एक्चुअल में आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ कि इलेक्ट्रोड किसे बोलते हैं। अगर इलेक्ट्रोड को समझना है तो इलेक्ट्रोड के कंसेप्ट को समझिए कि जब किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर को, ठीक है, यानी मैं लिख रहा हूं व्हेन इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर kept in electrolytic conductor, ठीक है, then it is known as electrode। तब इसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड बोलेंगे। मैंने बोला कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर को जब इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में हम लोग क्या करते हैं, रखते हैं, तो उसे हम लोग इलेक्ट्रोड बोलते हैं। जैसे समझिए कि ये देखो, ये अपना एक बीकर है, इसमें मैंने एक इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया है। इलेक्ट्रोलाइट जनरली क्या होता है कि मान लो मैंने एक कुछ साल्ट डाल दिया है, MCl MSO4 ऐसे करके, M2SO4 कुछ भी इस तरह का एक मैंने सॉल्ट डाल दिया है, ये एक इलेक्ट्रोलाइट है। अब इस इलेक्ट्रोलाइट में मैंने एक मेटल का रॉड प्लेस कर दिया है M, ठीक है, मैंने एक मेटल रॉड इसमें डिप कर दिया। तो ध्यान से समझिए इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर क्या होगा, जो मेटल है, ये मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर है। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। और फिर जो यहाँ पे मैंने सॉल्ट यूज किया है, ये क्या है आपका इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, या फिर बोले इसे इलेक्ट्रोलाइट है। और जो इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, इसमें कंडक्शन का काम करेगा, इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराने में या फिर आयंस का ट्रांजिशन कराने में ये क्या करता है, मदद करता है। और जनरली हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, जो अपने आयंस के फॉर्म में क्या हो जाए, पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाते हैं, उसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो इससे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोड में बार बार यूज करूंगा। तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल किसे बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल किसे बोलेंगे। देखो बेटा, सबसे पहले समझिए कि ये बीकर है, इस बीकर में मैंने डाल दिया है मेटल और इसमें मैंने डाल दिया है मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन। तो इस मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन में ये मेटल क्या होगा, Mn+ में एक्वस फॉर्म में आएगा, तभी तो ऑक्सीडेशन होगा ना इसे। तो देखो ध्यान से समझो कि जब इस मेटल से यह मेटल आयंस के फॉर्म में इस सॉल्यूशन में आएगा, तो जब सॉल्यूशन में आता है तो सॉल्यूशन में ध्यान रखेंगे कि सॉल्यूशन में जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या कर गया, इंक्रीज कर जाएगा। सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और ये जो रॉड होगा वहां पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जब इस सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा, M+ आयन आते जाएंगे,
तो वहां पे इस सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इंक्रीज करता जाएगा, और जब ये सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा तो रॉड पे पॉजिटिवली चार्ज क्या होता जाएगा, डिक्रीज करेगा। तो जब ये डिक्रीज करेगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों के सरफेस के बीच में दोनों का अलग अलग चार्ज हो गया। अब चार्ज डिफरेंस होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, चार्ज डिफरेंस हो गया। जब चार्ज डिफरेंस होता है तो हर जगह पे एक पोटेंशियल क्या हो जाता है, डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। तो जब यहाँ पे पोटेंशियल डेवलप होता है तो इसी पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। दिस इज व्हाट, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, इस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को जनरली हम लोग ईओपी, ओपी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और या फिर हम लोग लिख सकते हैं ईओपी। ऐसा अगर कहीं में लिखूं तो इसे आप बोलेंगे क्या, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसको दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे हो क्या रहा है कि मेटल सॉलिड फॉर्म में है और ये कन्वर्ट किस में हो रहा है, मेटल N+, और ये किस फॉर्म में जा रहा है, एक्वस फॉर्म में। अब देखो ये मैंने एक लाइन लगा रखा है यहाँ पे दोनों को। तो ये लाइन हम लोग क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, डिफरेंट फेज में। तो जब दोनों डिफरेंट फेज में होगा तो यहाँ पे हम लोग लाइन क्या करते हैं, लगाते हैं। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। अब रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, इसी तरीके से जब ये क्या होगा, रिड्यूस होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे। अब थोड़ा सा समझना है इसमें कि कब ऑक्सीडेशन होगा और कब रिडक्शन होगा, तो ध्यान से समझो। मैं हटा देता हूं, उसे नोट करते रहिएगा आप लोग। आप इसे वीडियो को रोक के नोट कर लेंगे जरूर। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, ये बिल्कुल भी आपको छूटना नहीं चाहिए पूरे कंसेप्ट के साथ, और बिल्कुल पैरेलली पेन और नोटबुक के साथ आप इसे क्या करोगे, नोट भी करते जाओगे। अगर नोट नहीं करोगे तो जब तक चलेगा क्लास तब तक तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, फिर उसके बाद भूल जाने वाला है। तो बिल्कुल आप याद रखोगे, तो कैसे याद रखोगे, पेन और नोटबुक के साथ। देखो ये मान लो मेटल है और ये मैं मान लेता हूं सोल्यूशन है, थोड़ा सा मैं आपको समझाने के लिए बता। तो हो सकता है कि ये मेटल Mn+ आयन में आना चाहे एक्वस फॉर्म में, और हो सकता है ये M+ आयन किस में जाए, मेटल में। दोनों चीजें मैंने दिखाया था ना वहां पे, Cu+2 आयन किस में जा रहा था, Cu बन के जा रहा था सॉलिड के फॉर्म में, और जिंक किस में आ रहा था, Zn2+ के आयन में जा रहा था। तो देखो मैं यहाँ पे दो टर्म लिखता हूं, एक को बोलता हूं ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इसे हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, देखिए इट इज द टेंडेंसी ऑफ आयन टू गेट डिपॉजिट। देखो या आयन का डिपॉजिट करने की जो टेंडेंसी है उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर से। और ये जो हो रहा है आयंस के फॉर्म में आ रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं एसपी। दिस इज द व्हाट, दिस इज द सॉल्यूशन प्रेशर, दिस इज द सॉल्यूशन प्रेशर। ये आपका क्या है, सॉल्यूशन प्रेशर है। तो सॉल्यूशन प्रेशर क्या होगा कि इट इज द टेंडेंसी ऑफ एनी मेटल टू कम इनटू देयर आयन इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आने की जो टेंडेंसी है उसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सॉल्यूशन प्रेशर से। तो ध्यान रखोगे जब कभी भी Sp is greater than OP, यानी जब सॉल्यूशन प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी मैं बोल रहा हूं कि इसमें आयंस के फॉर्म में आने की टेंडेंसी क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, तभी तो सॉल्यूशन प्रेशर ज्यादा हो रहा है ना। तो जब सॉल्यूशन प्रेशर ज्यादा होगा तो इस केस में उस मेटल का क्या होगा, दिस इज द ऑक्सीडेशन। तब यहाँ पे क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन होगा। फिर अगर कहीं ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है किससे, सॉल्यूशन प्रेशर से, तब क्या होने लगेगा, यहाँ पे रिडक्शन होने लगेगा। ठीक है, और बहुत बच्चों के मन में ख्याल होगा सर दोनों बता दिए, अगर मैं ये बोल दूं इक्वल हो गया तो फिर रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, इक्विलिब्रियम के स्टेट में है। ठीक है, जब दोनों का प्रेशर क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन और ऑस्मोटिक दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो फिर वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है और रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे बात किया कि सॉल्यूशन प्रेशर जब ज्यादा होगा तो ऑक्सीडेशन, और ऑस्मोटिक प्रेशर जब ज्यादा होगा तो क्या होगा, रिडक्शन। अब मैं बात करता हूं दो और टर्मिनोलॉजी की। तो रिडक्शन पोटेंशियल की बात करूं तो रिडक्शन क्या होगा, Mn+ आयन
n इलेक्ट्रॉन लेके किस में कन्वर्ट होगा बेटा, सॉलिड में, ये एक्वस में यहाँ पे। दिस इज द व्हाट, दिस इज द रिडक्शन। तो रिडक्शन पोटेंशियल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ERP रिडक्शन पोटेंशियल, या फिर इसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे EMN प्लस एक्वस फॉर्म से किसमें कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड फॉर्म में, ये रिडक्शन पोटेंशियल। अब दो और भी टर्मिनोलॉजी है। अगर मैं यही बात करूं कि जब मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या फिर रिडक्शन पोटेंशियल मैं लेता हूं एट स्टैंडर्ड कंडीशन, एट स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब ये हुआ कि हमें प्रेशर कितना लेना है, 1 बार, ठीक है। और टेम्परेचर तो हम कोई भी ले सकते हैं, लेकिन जनरली लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर मैंने ले लिया। और कंसंट्रेशन कितना लेना है, 1 मोलर, ठीक है, 1 मोलर कंसंट्रेशन लेना है। जब स्टैंडर्ड कंडीशन में हम लोग लेते हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड पोटेंशियल। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड पोटेंशियल। और ये जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल होगा ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए क्या क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और फिर इसे हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब देखो स्टैंडर्ड कंडीशन में जब हम लेते हैं तो मैंने क्या लिखाया था कि EMN प्लस आयन, MN सॉलिड में जा रहा है, ये एक्वस से, ये मैंने क्या लिखाया था, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब जब इसको स्टैंडर्ड कंडीशन में लिखा है तो E नॉट लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, SOP स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये क्या हो जाएगा, SOP E नॉट जब हम लगा दिए तो ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया। उसी तरीके से जब हम रिडक्शन की बात करेंगे तो ये सॉलिड कन्वर्ट हो गया MN प्लस में, और ये फिर गया एक्वस में, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, मेटल, सॉरी ये तो रिडक्शन हो गया बेटा, SRP, ये रिडक्शन हो गया, ठीक है। प्लस से किस में जा रहा है, मेटल में, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो इसे E नॉट लगाया तो ये क्या हो जाएगा बेटा, SOP स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यहां तक आप बिल्कुल, मैं कोशिश किया हूं कि आपको सारी चीजें समझ में आया। फिर भी अगर कोई टॉपिक में आपको दिक्कत रह गई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में, नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, मेरा एफर्ट आपको कैसा लगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इसे क्या करें, पहुंचाने की कोशिश करें। और मेरा बस एक ही कोशिश है कि सारे बच्चों को केमिस्ट्री बिल्कुल इजी लगे। मैं इसके लिए अपना पूरा एफर्ट लगाऊंगा। और आप जितने लाइक्स दोगे, जितने शेयर करोगे, जितना इसे सब्सक्राइब करोगे, ये आपका एफर्ट है, इससे मेरा मनोबल बना रहता है। तो इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को क्या करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। और ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगे आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। और नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग पढ़ेंगे शॉर्ट ब्रिज क्या होता है, शॉर्ट ब्रिज के फंक्शन क्या होते हैं, और डैनियल सेल हम लोग कैसे बनाते हैं, उसमें कौन कौन सी बातें होती हैं। तो नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।